मुंबई पुलिस और वर्तमान समय की जो राजनीतिक पार्टियां थी उनकी एक साजिश थी। मालेगांव ब्लास्ट के कुछ दिन बाद ही 26/11 केस हुआ, मुंबई का हमला हुआ। इतना बड़ा है आरएसएस कि उसको अभी टच करना छूना मुश्किल होता है। जहां जहां हिंदू का नरसंहार होगा, जहां जहां हिंदू मरेगा, वहां इनकी सरकारें बनेगी। तो 2011 से 2025 तक सरकारें क्या कर रही थी, एजेंसी क्या कर रही थी? योगी जी को हमारी सलाह है कि योगी जी को यूपी में रहना चाहिए, योगी जी को ख्वाब नहीं दिखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आज हम बात करेंगे सुधाकर चतुर्वेदी से, जिनका नाम जो है चर्चित 2008 मालेगांव ब्लास्ट में रहा है, और उनसे जानेंगे कि उनकी इतनी लंबी कानूनी लड़ाई और इतने संघर्षों के बाद उनकी क्या राय है। सर, जब आपका पहली बार मालेगांव ब्लास्ट में नाम आया तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जब कोई पकड़ा जाता है तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जी। वो सारी प्रतिक्रिया बाद की होती है। उसमें बुद्धि विवेक काम नहीं करता है कि उसमें तो वकील करना, कोर्ट में जाना, जमानत कराना, केस लड़ना होता है। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो प्रक्रिया बाद की होती है। एक्चुअली मालेगांव जो केस है, मुंबई पुलिस और वर्तमान समय की जो राजनीतिक पार्टियां थी उनकी एक साजिश थी। क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट के कुछ दिन बाद ही 26/11 केस हुआ, मुंबई का हमला हुआ। वो भी साजिश का ही पार्ट था। मालेगांव तो बहाना था। भारत में हिंदुत्ववाद या हिंदुत्व का जो विषय है, संघ परिवार के कुछ संगठन लेकर चलते हैं। संघ लेकर नहीं चलता है, संघ के कुछ संगठन चलते हैं। इससे जो भारत की जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो विधर्मी हैं, उनको पसंद नहीं है। संगठन इतना बड़ा है आरएसएस कि उसको अभी टच करना छूना मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक लंबी साजिश किया इस केस में। मैं उस समय महाराष्ट्र के नासिक जिला में प्रचारक था, मैं पूर्णकाली कार्यकर्ता था। और मालेगांव जो तहसील है वो हमारी अंडर आती थी। 16 तहसील है वो हमारे अंडर आती थी। तो हम लोग सब साजिश के शिकार हुए, हम जितने केस थे। गिरफ्तारी के बाद में सब परत दर परत साजिशों खुलती चली गई। बहुत लंबा समय लगा। उस लंबा समय लगने में किसकी गलती किसी से, वो बात अलग है। लेकिन हमारी जो हिंदुवादी पार्टियां हैं, जो संगठन है, केस को लंबा खींचने में इनका बड़ा योगदान है। या तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, या तो इन्होंने जानबूझकर किनारा कर लिया। क्योंकि बहुत सारे हिंदुवादी 25 से 30 साल, 15 साल, 20 साल जेलों में है। उड़ीसा में है, असम में है, बंगाल में है, यूपी बिहार में है। बहुत से हिंदुवादी जेल में है, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। 10-5 लोग जेल में जाएंगे, सरकार क्या बिगड़ेगा, ऐसा सरकार सोचती है, ऐसा मानते हैं। तो हम लोग भी जेल में रहेंगे, इनको क्या फर्क पड़ता सरकार। मालेगांव केस होने के बाद में 3-4 राज्यों में सरकारें बनी, जहां कभी सरकारें नहीं थी इनकी, सरकारें बनी। जहां जहां हिंदू का नरसंहार होगा, जहां जहां हिंदू मरेगा, वहां इनकी सरकारें बनेगी। ये फार्मूला कंफर्म हो गया है। इसलिए जैसे ही चुनाव आता है, देश की सारी पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती हैं। देश का जो मूल समाज है हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। तथाकथित जो वोट के लालची लोग हैं, वो समाज में वो काम करते हैं। लेकिन जो भोला भाला समाज है, सामान्य वर्ग, उसको समझ में आता नहीं। हम लोग उसके शिकार हुए। क्योंकि हम 20-22 साल महाराष्ट्र में रहे, मिला के हमारी 42 साल सम की उम्र है, काम करते हो गया। हमें पहली बार समझ में आया कि अपने ही संगठन के माध्यम से हम लोग कुचले जाएंगे। माना कि कांग्रेस शासित राज्य में गिरफ्तारी हुई, जेल गए, लेकिन 2014 के बाद जो सरकारें बनी, अभी तक बन रही है, तो उसमें 7-8 साल केस क्यों लटकी? 2006-2008 2 ब्लास्ट हुए हैं। 2006 में सब मुसलमान पकड़े गए थे। वही एटीएस ने पकड़ा था, वही एनआईए ने केस लिखा था। उस सारे 11 मुसलमानों को एनआईए ने क्लीन चिट दे दिया। कोई 9 साल जेल। आपको लगता है कि जांच एजेंसियों ने आपके साथ निष्पक्षता की? नहीं, क्या हुई, सब संधि साधु हैं जी। वो अवसर देखते हैं। तो उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस आरोपियों को छोड़ दिया। ये भी सरकार कर सकती थी। जब कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, आखिर 18 साल केस चलने के बाद में कुछ सबूत मिला ही नहीं, एक भी कागज कोर्ट में नहीं है, तो क्यों रखा? जब कांग्रेस ने रखा तो ठीक है, लेकिन आपने क्यों रखा?
आपका क्या मकसद है। तो इसमें कहीं न कहीं शक होता है और सामान्य क्या कहता है फंसता है। जी हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, लेकिन आपको हम एकदम एक्चुअल बता रहे हैं कि परफेक्ट क्या हो सकता है, क्या हुआ है। जी हमारा एक 313 एक कोर्ट का प्रोसीजर है, जी। लास्ट का 313 का। जी तो एक आरोपी को एक दिन में हो जाता है, जी हमारा 1.5 साल चला। 1.5 साल 313 का 5000 ज्यादा क्वेश्चन थे, बेमतलब क्वेश्चन उसमें पूछे गए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। गोली कहाँ लगी, छर्रा कहाँ लगा, कौन घायल हुआ, कितनी साइकिल टूटी, इससे अपने क्या लेना देना है। और जो मरा सो मरा, वहां क्यों गया था मरने के लिए, हमको थोड़ी वहां क्यों गया था, कहीं ब्लास्ट हुआ, कोई मर गया, तो मरने में मेरा क्या संबंध है, तो क्यों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खैर यानी प्रक्रिया है, उसमें 1.5 साल लगा। वो क्यों लगा, हमारे चक्कर, हमारी हिंसा को बाहर है। अभी हमारी जब केस छुटी, निर्दोष हो गए, अभी केस में बहुत बड़ा पंच है जो कि हमारे वकील के अलावा किसी को उठाया नहीं है। जी सबसे बड़ा पंच है कि हमारे केस में, मैं रहता था नासिक में, शहर में कैंटोनमेंट में रहता था, हमारा क्वार्टर था वहां पर। हमारे नासिक के घर में एटीएस ने आदेश प्लांट किया, अच्छा अजय सिद्ध हो गया है। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में लिखा है और माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश के कॉपी में है, एनआईए ने जो बोला वो सही है। और उसमें जिसने आदेश प्लांट किया उसका नाम है उस ऑफिसर का, एपीआई बगाड़े। जी 3 अक्टूबर 2008 को हमारे घर में घुस करके एपीआई बगाड़े ने आदेश प्लांट किया। उसको प्लांट करते हुए देखा आर्मी के 2 मेजर ने, एक सुबेदार ने। जी उनकी गवाही आर्मी कोर्ट में है। जब कर्नल पुरोहित की कोर्ट इंक्वायरी हुई, उस कोर्ट में उनकी गवाही है, वो कागज कोर्ट में लगा हुआ है। ये सिद्ध हो गया कि आदेश प्लांट किया गया है। किसने किया है, और एक का पता चला 2011 में ही। 2011 से 2025 तक सरकारें क्या कर रही थी, एजेंसी क्या कर रही थी, उसके खिलाफ हमने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई हाईकोर्ट में हमने याचिका दायर किया जी हमारी फिर से इंक्वायरी किया जाए। अभी तक सरकार ने स्टे नहीं दिया। 3 बार बीजेपी गवर्नमेंट आई, 2 बार कांग्रेस गवर्नमेंट आई, कुल मिला के 15 साल चला, अभी सरकार ने स्टे नहीं दिया है। इसका क्या मतलब है, हमें कौन फंसा रहा है। हम बीजेपी बोले, कांग्रेस बोले, हम तो एक व्यक्ति भी है ना, जी हमारा परिवार भी है, गांव भी है, समाज भी है। हम तो आतंकवादी है। अभी हम न घूमने लग रह गए, न कहीं जाने लग रह गए, न संगठन लग रह गए, न धंधा करने लग रह गए, न नौकरी लग रह गए, तो हम करें क्या अभी। मतलब सामाजिक तौर या तो हम वही धंधा करें, आतंकवादी क्या, जी या तो कहीं ऑर्गेनाइज हम टच हो जाए, वही काम करें, और वही काम न करें तो करे क्या, ये हमको कौन बताएगा। हम उत्तर ढूंढ रहे इसके। जी इसलिए हम, जब हमारी जो केस छुटी तो मीडिया ने पूछा था, तो हमने सीधा बोला था हमारे साथ अभी न्याय नहीं हुआ है, फैसला हुआ है, ये फैसला हुआ है, आपको छोड़ दिया, आप जाओ, ये फैसला है। लेकिन हम कहाँ जाए, अभी हमारा घर द्वार तो है नहीं। हमने 2000 में संन्यास ले लिया। हमारा गुजरात में आश्रम है, हमारा गिरी जनपद मिर्जापुर है। तो कहने मतलब है आपने कि मिर्जापुर से चुनाव भी लड़ा था। हाँ 2019 लड़ा था, जो कि हमारी जो बहन जी है अनुप्रिया पटेल, वो मायावती की सेकंड कॉपी है। वो जी मायावती ठंडा हो गई, उनका सारा नशा उतर गया है ना। वो गोबर गली जो बोलती थी वो ब्राह्मण खिलाफ, तो उनका नशा उतर गया। अभी अनुप्रिया पटेल नशा बाकी है। जी तो वो प्रचंड जातिवादी है, खुलेआम बोलते हैं, हिंदूवादी भी नहीं, कई बार से बोल दिया कि हिंदूवादी नहीं, क्या लेना देना है। तो हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए थे, ये गलत चीज है। सर हमारा पर्चा, भगवा आतंकवाद, इस शब्द पे आपकी क्या राय। नहीं, भगवा आतंकवाद का आपको थ्योरी वही है कि एटीएस को एक भगवा आदमी चाहिए था, भगवाधारी जी, उसलिए मैं था, मैं भगवा ही बनता था उसमें। योगी जी को फंसाने की पूरी साजिश रची, योगी जी को फंसाने की हमारे टारगेट भी हुआ, टॉर्चर भी हुआ। मैंने वहां पर कई बयान भी दिए मीडिया में आकर के, तो योगी जी गिरफ्तार नहीं कर पाए। योगी जी सांसद थे उसमें, उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं थे। तो कांग्रेस के मुंह से या किसी मुंह से गलती से निकल गया है, उनका कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि ये साबित हो चुका है कांग्रेस वालों को बोलने नहीं आता है, इसीलिए उनका जनाधार खत्म हो गया। वो कुछ भी बोल देते हैं, उसका उनका जो 22 सीटों खत्म हो जाता है। तो भगवा आतंकवाद बोला, उनके हाथ से करीब 7 सरकारें चली गई राज्य की। मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद में कांग्रेस की जो पतन हुआ, उसका मूल पंच जो है मालेगांव ब्लास्ट है जी। और मूल कड़ी में वो कांग्रेस ही है, लेकिन उसका फायदा भोल को उठाया, कुछ राजनीति कुछ सामाजिक भोल को उठाया है। तो वो सफर करके आ गए। अभी 18-19 साल हो गया केस कोर्ट के। अभी हम आश्रम है, संन्यास ले लिया है, गुरुकुल चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं। अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। अभी विरोधी पार्टियां
हाईकोर्ट में कहीं याचिका दायर किया, उन्होंने खिलाफ गए। अब वो कब तक आता है, हमें मुआवजा कब तक मिलेगा, हम कोर्ट कब तक जाएंगे, सब जो अनिश्चित काल है। यूपी की राजनीति की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, तो बीजेपी सपा बोलती है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है और बीजेपी बोलती है कि सपा ब्राह्मण विरोधी है। कोई दूध धुला नहीं है, सपा बीजेपी कोई दूध धुला नहीं है। ये सच है कि जितना कांग्रेस ने सम्मान या स्थान दिया राजनीति में ब्राह्मणों को, उतना कोई पल दिया नहीं है, वर्तमान अभी नहीं है कोई। तो इसका जिम्मेदार जो है तथाकथित ब्राह्मण भी है यूपी का, सत्ता के मूल धारा में नहीं है, मूल प्रवाह में नहीं है। ब्राह्मण नेतृत्व नहीं है, ब्राह्मण लीडरशिप नहीं है, तो उसका फायदा पार्टियां उठाती हैं। नहीं तो बीजेपी कैबिनेट में अभी मनोज पांडे को भी दिया टिकट। नहीं, जितने आए हैं सब सपा ही हैं, ये भाजपा ही नहीं है। तो भाजपा हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण नेता हैं सब अदब बाहर से आए हैं, मूल बीजेपी कैडर इसमें नहीं है। आप देख लीजिए, वर्तमान समय में भारत के 9 राज्यों का जो मुख्यमंत्री है भाजपा का, वो भाजपा का नहीं है, वो कहीं से आया हुआ है। 9 राज्यों में बिहार में 75 साल में मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी। योगी जी के सहारे नैया चल रही इनकी। हम योगी जी के व्यक्तिगत समर्थक हैं, हम योगी जी के चाहने वाले भी हैं, योगी जी रहना चाहिए, हम पार्टी बात नहीं करते। क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे? वो राजनीति है, सब समय बताएगा, लेकिन योगी जी को हम लोग फॉलोअर हैं, योगी जी को फॉलो करते हैं, योगी जी की सत्ता में है और संभाल रहे हैं, बहुत सारा चीज उनसे सुरक्षित हुआ है। हम भाजपा को नहीं जानते क्योंकि हम पॉलिटिकल करते नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम योगी जी को फॉलो करते हैं, हम उनको ही फॉलो करेंगे। 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कौन सी पार्टी आ सकती है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार से यूजीसी आया या जिस प्रकार से हमारे तथाकथित जो छुटभैया नेता हैं अदर पार्टियों में, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जिले में नहीं जानता है, कोई गांव में नहीं जानता है, तो उस हिसाब से समाज समझता है सब कुछ। आप किसी गाली देंगे समाज को तो समाज समझता है, हम किसी को गाली देंगे तो इतना कोई मूर्ख नहीं है, टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, सब समझ रहे हैं। तो ब्राह्मणों को जो गाली दे रहे हैं उसका समाज देख रहा है, जो दे उसको कोई जनाधार नहीं है, एक बात। पार्टी में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसका कोई ज्यादा हमको केयर करने की जरूरत नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लहर है, मोदी जी की लहर है, चल रहा है, योगी जी के सहारे नैया पार करेंगे, जनाधार घटा है, सच्चाई है। मुख्यमंत्री के रूप में इस बार क्या लगता है योगी जी? नहीं, योगी जी रहना चाहिए, योगी जी को सेंटर में नहीं जाना चाहिए। योगी जी को हमारी सलाह है कि योगी जी को यूपी में रहना चाहिए, योगी जी को राजनीतिक ख्वाब नहीं देखना चाहिए, उसमें समाज का भी और योगी जी का भी नुकसान है, ऐसा हमारा बोलना है। इसलिए योगी जी को यूपी में टिकाना चाहिए और योगी जी को यूपी में टिकाने के लिए हम उनकी मदद करेंगे, हम चाहे राजनीति रहे या न रहे। सर आगे का क्या प्लान है आपका? अभी राजनीति में जाएंगे कि समाज सेवा करेंगे? नहीं, राजनीति में नहीं जाएंगे, हम धर्म क्षेत्र में हैं, हम गुरुकुल चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं और उसी माध्यम से हम समाज में काम करते हैं। हमारे 2 संगठन भी हैं, हमारे सब सहकारी यहाँ बैठे हैं, तो हमारे इतने बोलना है कि योगी जी को टिकाने के लिए, योगी जी को बैठाने के लिए हम योगी जी का पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, चाहे बोले या ना बोले, अलग सवाल है। हम किसी पार्टी को नहीं जानते क्योंकि हम पार्टी का विश्वास हमारा उठ चुका हुआ है। आरएसएस भी योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करे, तमाम मीटिंग्स होती हैं आरएसएस की, लगभग कई 18 से 20 बार तुम योगी आदित्यनाथ से मीटिंग हो चुकी है आरएसएस की। क्या लगता है कि नहीं, आरएसएस पहरा लगता है, आरएसएस मीटिंग नहीं करता, आरएसएस योगी जी पर वॉच रखता है जी। मैं संख्या हूँ, हमको पता है जी। आरएसएस कभी भी किसी से बात नहीं करता जी। अगर जब भी आप पास आया है तो आरएसएस आपके ऊपर वॉच रख रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी क्या है, इससे योगी जी पर वॉच रखा जा रहा है, योगी जी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो प्लानिंग करके योगी जी को हिंदू वाहिनी उसको बैठा दिया गया, उनका जनाधार कम किया गया, उनका जो व्यक्तिगत क्रेज था उसको हटा दिया गया। अब वो मूलतः हिंदू महासभाई हैं, वो सावरकरवादी हैं, वो गोडसेवादी हैं, लेकिन वो कालांतर में वो संघवादी बने हैं, संघ तो है नहीं। ये भी बड़ा दुविधा था, उनको जो फॉलोवर हैं ज्यादातर हिंदू महासभाई या अदर लोग हैं, या जो हिंदूवादी नहीं वो भी हिंदूवादी है, जो समाज चिंतक वो उनका फॉलोवर है। योगी जी ने तो संघ गए ना तो भाजपा ही, योगी जी 2 बार भाजपा छोड़ चुके हैं, अशोक सिंबल जी बनाने गए, अटल जी बनाने गए, तब वो माने। बहुत सारे विषय है, तो आने वाले भविष्य में योगी जी को जो भविष्य वो मुख्यमंत्री काल में ही ठीक रहेगा, उनका प्रधानमंत्री ख्वाब देखना ठीक नहीं रहेगा। कल योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया कि मस्जिद में ही नमाज पढ़े, सड़कों पर ना पढ़े, सड़कों पर पढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी आपके ऊपर। एक्चुअली कुरान के हिसाब से मस्जिद भी अल्लाह का घर नहीं है। कुरान मस्जिद के हिसाब से कुरान में मस्जिद
अल्लाह का घर है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, वो इलीगल ही है। मस्जिद भी इलीगल है, मस्जिद तो रहना नहीं चाहिए जी। वो उनका जो है वो एक संगठित होने का एक ऑफिस कार्यालय है वो, क्योंकि जितने भी देश में बवाल होते दंगा होते हैं वो नमाज के बाद ही होते हैं। हमारा हिंदू समाज कोई मंदिर जाता है तो मंदिर बाहर निकलता है, कभी दंगा नहीं करता, और करना चाहता हो तो भूल जाता है। लेकिन ये समाज ऐसा है कि वो दंगा करने के लिए इकट्ठ होने का एक जगह है। दी योगी जी ने पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा वो अभी पीछे ले रहे हैं उसको कि आप मस्जिद भी रहो। एक समय ऐसा आ जाएगा कि उनको मस्जिद भी ताला बंद करना पड़ेगा। असम में जो शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं वो कर रहे हैं, वहां पर 200 मस्जिदें बंद हो गई हैं, 505 मदरसे बंद हो गए हैं। तो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में हमको ये योगी सारे करना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल, आज के युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्या युवा, देश का युवा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और शिक्षा के रूप में कमजोर है। 3 बिंदु जो कि हमारे उत्थान के 3 बिंदु हैं। एजुकेशन, हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन है, वैदिक एजुकेशन नहीं है, उसकी आवश्यकता है। युवाओं में नशाखोरी ज्यादा फैल रही है, तस्करी के माध्यम नशाखोरी हो रही है, पूरा पंजाब उसके लपेट में है जी। और जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके ज्यादा लपेट में है। हमारा यूपी का जो पूर्वांचल है यहाँ भांग ज्यादा खाते हैं लोग, उसको नशा नहीं बोलते, लेकिन पश्चिम में बहुत ज्यादा नशेड़ी हो रहे हैं। तीसरा है कि युवा राजनीति की मुख्य धारा में नहीं है, युवा राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ रहा है। उसका क्या कारण है, चिंतन का विषय है। हमारे 25 से 35 साल का जो युवा है ये राजनीति नहीं है। अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो फर्स्ट लेयर है, जो बड़े नेता है, उसके बाद सेकंड लेयर होगा, वहीं दिखता नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भविष्य क्या है हमको नहीं मालूम है। हम राजनाथ सिंह, मोदी जी, योगी जी, शाह जी यही जानते हैं, उसके पीछे कौन है, नीचे कौन आएगा, वो लेयर दिख नहीं रहा है। कारण क्या कि युवा राजनीति में नहीं है। इसलिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और खुल के आना चाहिए। आप किसी पार्टी में जाओ, यानी बोला आप हिंदूवादी बनो, लेकिन राजनीति करो, क्योंकि भारत की राजनीति स्वस्थ नहीं है, सुरक्षित नहीं है और संगठित नहीं है। इसलिए इसका अभी बंगाल के शपथ समारोह में, असम शपथ समारोह में अमेरिका का राजदूत उपस्थित था। बहुत सारी टिप्पणी टिप्पणी हो रही है वो क्यों आया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री की शपथ में अमेरिका का राजदूत बैठा हुआ है जी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ संदेश देता है। इससे युवाओं को देश की राजनीति की मुख्य धारा में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे सुधाकर चतुर्वेदी जी से हमने बातचीत की। कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ मैं रश्मि सिंह, एशियन न्यूज यूपी।